एंड आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो श्रृंखला में हम आपको बताएंगे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एपिलेप्सी। तो उसको मेडिकल भाषा में एपिलेप्सी बोला जाता है या सीजर बोलते हैं या हिस्टेरिकल फिट भी बोलते हैं। ऐसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में उसको खींच बोलते हैं, तनाव बोलते हैं या हिंदी में मिर्गी भी बोलते हैं। तो मित्रों, ये सीजर या एपिलेप्सी कैसे आती है और इसका क्या साइन एंड सिम्टम्स है, इसका क्या मैनेजमेंट है, कैसे डायग्नोसिस होता है ये एपिलेप्सी और इससे हमारा होम्योपैथिक में कौन सा रोल्स है, तो इसके बारे में ये डिटेल हम ये आपको वीडियो में बताएंगे। मित्रों, जो हमारा शरीर में जो ज्ञान तंतु होते हैं, जो न्यूरोलॉजिकल जो सेल्स होते हैं, ये नर्वाइन कंडक्शंस, न्यूरोलॉजिकल ट्रांसमिशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं न्यूरो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से। तो हमको सेंसेशन की वेदना होती है और हमको पर्स से भी वेदना होती है और जो भी वेदना होती है ये हम नर्वस कंट्रोल से हम मालूम पड़ते हैं। पर कई बार इसमें विक्षेप पड़ जाता है, हाइपर हो जाता है, उसका कंट्रोल हमारे शरीर में नहीं रहता है और हमारा शरीर इसके विपरीत इफेक्ट करने लग जाता है, जकड़ने लग जाता है, ध्रुजने लग जाता है। जब भी ऐसे मूवमेंट्स करे आपका शरीर तो आपको शॉर्ट आपको एपिलेप्सी का अटैक है या सीजर का अटैक है ऐसे मालूम होता है। मित्रों, दुनिया में 3 से 4 करोड़ से ज़्यादा लोग ये रोग से पीड़ित है और इसका कई मेडिकल भाषा में उसका बहुत रिसर्च हुआ है और उसका क्योरिंग भी है और होम्योपैथिक में उसका कंप्लीट भी क्योर है। तो उसका कौन सा कॉज से ये हमको जो एपिलेप्सी फिट या सीजर आता है। तो मित्रों, मैंने ये जो उसका कॉज है 2 तरह में डिवाइड करता हूँ। जो बच्चों में ये जो एपिलेप्सी होता है, तो न्यूमॉर्न जो बच्चा होता है उसको जो आने में, तो जब बच्चा जन्मता है तो उसको माल नरिशमेंट, जो खुराक उसको प्रॉपर नहीं मिला हो और मेंटली विकास नहीं होता है, तो ये बच्चों में आपको एपिलेप्सी होने का या कन्वर्जन होने की संभावना रहती है। सेकंड थिंग, जो बच्चा बॉर्न होता है उसमें ऑक्सीजन लेवल या कैल्शियम या जिंक, मैग्नीशियम या इलेक्ट्रोड इम्बैलेंस होने के कारण भी बच्चों में एपिलेप्सी फिट होने की संभावना रहती है। थर्ड कारण, बच्चों में हाईग्रेड फीवर आता है और कोई फीवर की कंट्रोल नहीं होता है और जब बच्चा जन्म से और छोटी उम्र में फीवर आने के बाद उसको जो एपिलेप्सी होता है, तो ये इज़ वन ऑफ द कॉज फॉर हाइब्रिड फीवर कन्वर्जन उसको बोलते हैं। और ये आपने कई बार देखा होगा कि मेरे बच्चों को पहले बहुत बुखार आया था, बुखार नहीं मिटा, बाद में वो एपिलेप्सी चालू हुआ, तो इज़ वन ऑफ द कॉज कारण हो सकता है। कई बार बच्चों में ऑक्सीजन की जो अभाव की वजह से जो माल नरिशमेंट हुआ है या उसकी मदर में आयोडीन की खामी होता है, ऐसे बच्चों जब डेवलप्ड होता है या ऑटिज़म्स होता है या डाउजिन सिंड्रोम्स होते हैं या लो ग्रेड मेमोरी बच्चे वाले होते हैं, उसको भी ये एपिलेप्सी होने की संभावना रहती है। क्योंकि आयोडीन की मात्रा कम होती है या ज़्यादा पाई जाती है। जो थायराइड वाले प्रॉब्लम जो पेरेंटल होते हैं उन लोगों के जो पेरेंट्स होते हैं उनको जब बच्चे डेवलप्ड हुए जन्म होते हैं तो उनको भी ये होने की संभावना रहती है। ऐसे बड़े लोगों में आपने देखा होगा तो कई बार ब्रेन ट्यूमर हो या कई बार न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस जो ज्ञान तंतु में ट्यूमर हो जाए, तो इसका एक कारण भी हो सकता है। कई बार कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, जो जैसे कि आपको अल्जाइमर डिजीज़ हो, तो इसके कारण भी होता है। कई बार आपको जो इनक्योरेबल पैरालिसिस होता है, सेरेब्रल पाल्सी होता है, ब्रेन का विकास नहीं होता है, ऐसे कारणों भी शरीर में ट्विस्टिंग्स होने की संभावना रहती है। कई बार हम साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में हो या किसी ने हमारा इंसल्ट कर दिया हो और हमारा थॉट प्रोसेस ज़्यादा हो और हम सारा दिन इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स फील करें, हमारा शरीर में वो जो थॉट डाइल्यूट नहीं कर जाए, तो लॉन्ग टर्म ये हमको यंग एज में आपको एपिलेप्सी होने की संभावना रहती है। ज़्यादातर लेडीज़, हु आर द लेडीज़, कई बार उनको जीवन काल दरमियान किसने इंसल्ट कर दिया हो और कई बार इंट्रोस्पेक्टिव हो, बोल नहीं पाए, उनका कितना भी इंसल्ट हो जाए तो उसको भी लॉन्ग टर्म में उसको एपिलेप्सी होने की संभावना रहती है। कई बार ब्रेन ट्यूमर में
सपोज ब्रेन में ट्यूमर हो जाए तो इसके कारण भी ये आपको एपिलेप्सी होने की संभावना रहती है। कई बार जो ब्रेन में आयरन की मात्रा कम हो जाती है, जो एनीमिक होता है, तो भी उसको एपिलेप्सी होने की, कन्वर्जन होने की संभावना रहती है। मित्रों, ये जो कन्वर्जन का हमने कॉज बताया, इसका दो तरह का प्रकार होता है। एक सिंपल कॉज होता है, उसको फोकस एपिलेप्सी बोलता है। सेकंड थिंग, डीमाल कॉम करब के जो प्रकार होते हैं, तो इसमें भी ये दो प्रकार के हैं। इसमें सबसे पहले फोकस कन्वर्जन होते हैं, तो इसमें एक ही हमारा अंग में ध्रुजारी आती है और ये ध्रुजारी 10 से 15 सेकंड रहती है, कई बार 10 से 20 सेकंड रहती है और ठीक हो जाता है। तो उसको सीजर भी बोला जाता है। सीजर और एपिलेप्सी का ये डिफरेंट वर्ड है। सीजर में कन्वर्जन कम आता है और एक ही बार आता है और शांत हो जाता है और कई महीनों तक आता नहीं है। और कई बार एपिलेप्सी में वारंवार कन्वर्जन आता है और पेशेंट उसको प्रॉब्लम में होता है। तो मालग्रांट प्रकार के जो एपिलेप्सी है, इसमें पेशेंट को पहले से और आ जाता है। पेशेंट को पहले से मालूम पड़ जाता है कि मेरे को एपिलेप्सी आएगा। तो कई बार यंग पेशेंट होते हैं और मैच्योर पेशेंट होते हैं, तो ड्राइव करते हैं तो उनके व्हीकल साइड में रख के बैठ जाते हैं 10-15 मिनट और आंखें बंद कर देते हैं। तब उनको मालूम हो जाता है कि मेरे 10 सेकंड के बाद मेरे को एपिलेप्सी का अटैक आएगा। तो उनको अंदर से और आता है, उनको फीलिंग हो जाती है, उनका जो शरीर में ट्विस्टिंग होने का और आंखें में चक्कर चक्कर होने का संभावना होती है। ये सब कुछ ठीक उसको पहले से मालूम पड़ जाता है। तो ये प्रकार के जो सिम्टम्स हम देख सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि शुरुआत में जो बच्चा होता है तो उसके कौन से सिम्टम्स आते हैं, तो आंखें गोल गोल फेरता है, फोकस नहीं कर पाता है, उसको कंसंट्रेशन नहीं कर पाता है, बैठे बैठे भी ये हिलता डोलता रहता है। ऐसे ग्रांड मोल टाइप ऑफ एपिलेप्सी आपने देखा होगा। तो जो बड़े लोग होते हैं, इसमें उसको हाथ पैर में एकदम तनाव आता है, स्टिफ हो जाता है, शरीर उसको बैंड हो जाता है और मुंह में से पानी निकलता है। कई बार तो दांत में इतनी भीस आ जाती है तो उसकी जो जीभ होती है उसमें भी इंजर्ड आ जाता है। कई बार ऐसा दर्दी होता है तो गिर जाता है और उसको मालूम नहीं पड़ता है। कई बार जो एपिलेप्सी होता है अलग अलग प्रकार के होती है। कई बार नींद में एपिलेप्सी आती है। कई बार आपने देखा होगा तो जब लेडीज़ होती है तो जब उनको पीरियड आता है तब भी उसको अटैक आता है। कई बार लोग चलते हैं और गिर जाते हैं, इसका भी एपिलेप्सी आता है। बच्चों में आपने देखा है कि जब वो तनाव में होते हैं तो ऐसे उसको एपिलेप्सी आता है और उसको हाथ पैर में इंजरी लगने की ये संभावना रहती है। मित्रों, ये जो एपिलेप्सी होता है, हमने आपका जो सिम्टम्स बताया और उसमें कैसे उपचार किया जाता है, उसको कैसे डायग्नोसिस किया जाता है। तो सबसे पहले तो हमने आपको कॉज बताया और साइन एंड सिम्टम्स बताया। तो सेकंड जो है उसको लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं। जो न्यूरोलॉजिकल नर्व्स के डॉक्टर होते हैं, जो न्यूरोलॉजिस्ट, ये आपको EEG कराते हैं, इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राफ्स। सेकंड थिंग आपका ब्लड टेस्ट कराते हैं। थर्ड थिंग CT MRI कराते हैं। तो हमारा जो ब्रेन की और न्यूरोलॉजिकल जो उसकी रचना है, इसे भी मालूम पड़ जाता है और हमको ये आपको एपिलेप्सी है या सीजर है तो इसके वो प्रॉपरली डायग्नोसिस करता है। साथ में आप जो कोरिलेटेड जो सिम्टम्स है और क्लिनिकल जो सिम्टम आपने पेशेंट को बताया हुआ है, इसके साथ जो मैच करता है तो आपको एपिलेप्सी या सीजर के पेशेंट को तुरंत मालूम पड़ जाता है। मित्रों, इसमें पेशेंट को क्या करने का है, तो सबसे पहले आपको रात को लंबे टाइम तक जागने का नहीं है, तो अर्ली स्लीप करने का है। जो आप एपिलेप्सी के पेशेंट हो तो मिनिमम 9 से 9 घंटा आप स्लीप करोगे तो आपका जो नर्व्स है ये दूसरे दिन एक्टिव हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसमें ज़्यादा भी तनाव आ जाए तो ये एनालिसिस करेगा, आपको शरीर के साथ झगड़न नहीं करेगा और आप नॉर्मल रह सकते हैं। तो जो लोग एपिलेप्सी वाले और सीजर के पेशेंट हो आप, तो आप मिनिमम रात को 8 से 9 घंटा एक तो स्लीप करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, आपको शुगर कंटेंट ज़्यादा लेने का है। जब भी आप खुराक में लो तो शुगर कंटेंट है, गुड़ है, घी है, जो मीठे फ्रूट्स है, शर्करा का जो खांड का प्रयोग मत कीजिए, नहीं तो आपको बड़े लोगों को उसको डायबिटीज़ होने की भी संभावना रहती है। तो आपको जो नेचुरल सोर्स में शुगर मिले और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, पोहा है और ये हमारा नाश्ता है, ये हमेशा नाश्ता करें, खुराक में थोड़ा शुगर बाइट्स ले तो आपका जो शुगर लेवल है जो खून में ठीक रहेगा, तो आपको ये अटैक आने की संभावना नहीं रहती है।
थर्ड थिंग, जो बच्चे लोग होते हैं ये हमारे सुनते नहीं है, तो कई बार बहुत 40 डिग्री गर्मी में बाहर खेलने लग जाता है। तो बच्चों को भी हमारी एक राय है, आप 12 से 4 बजे तक जो डिग्री जो बाहर का वातावरण है ये 40 डिग्री से ज़्यादा हो तो ऐसे वातावरण में आपको खेलने का नहीं है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रोड इम्बैलेंस हो जाता है तो आपको एपिलेप्सी होने की संभावना रहती है। मित्रों, कई बार हम हाई डिग्री में जॉब करते हैं, कई बार हम इंडियन ओरिजिनेट होते हैं, पर हमारा व्यवसाय के लिए हम कोई गर्म प्रदेश में चले जाते हैं, जैसे दुबई है, जैसे सऊदी अरेबियन है, ऐसे कंट्री में जो हॉट ज़्यादा होता है, तो इसमें भी हमारा जो कॉर्टेक्स में वो बदलाव आ जाता है, इसमें न्यूरॉन डैमेज होने की संभावना रहती है। जो लोग एपिलेप्टिक पेशेंट है उनको ये रोग से सफ़र होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इन लोगों को जब भी आप हॉट प्रदेश में जाओ तो आपको इलेक्ट्रोड इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। आप पूर्ता प्रमाण में हाइड्रेट रखिए बॉडी को और शुगर लेवल मेंटेन करोगे तो आपको ऐसे प्रदेश में भी आपका एपिलेप्सी हो या तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा और आपकी लाइफ ठीक करेगा। मित्रों, चौथी बार कई बार बहुत ठंडा प्रदेश में लोग जाते हैं, कई बार ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, कई बार कनाडा जाते हैं, कई बार अमेरिका के नॉर्थ एरिया में चले जाते हैं। यहाँ ठंडा प्रदेश होता है तो हमारा ज्ञान तंतु सिकुड़ जाता है, तो इसमें भी हम नर्वाइन डिजीज़ या एपिलेप्सी का अटैक होने की संभावना रहती है। तो ऐसा प्रदेश में हमारा शरीर को वार्म्स रखे, थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए, प्राणायाम कीजिए, भस्त्रिका कीजिए, कपालभाति इसमें बहुत वेल काम करता है, तो आप कपालभाति कीजिए और इंटरनल ऑर्गन को आप थोड़ा हीटिंग में रखिए, तो इससे आपका जो न्यूरोलॉजिकल इम्बैलेंस रहेगा नहीं और आपको एपिलेप्टिक फिट नहीं आएगा। मित्रों, आपको इलेक्ट्रोड बैलेंस करने का है, तो इलेक्ट्रोड बैलेंस में एक तो सबसे पहले हाइड्रेट कीजिए, नींबू पानी और शुगर वाला आप फूड लीजिए। आपको छाछ है, दही है, ये आपको ज़्यादा प्रमाण को रेगुलर खाने का है। अभी ये जो रोग है आधुनिक साइंस में अफीम में से बनती है, वो दवा देते हैं तो इसकी साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होती है। तो ये कई बार पेशेंट को वजन बढ़ाता है, पेशेंट को सारा दिन नींद में रखता है, पेशेंट का जो फेस पर उसको इनलेस हो ऐसा भास लगता है, पेशेंट में चमकने लगती है, लेथार्जिक लग जाता है, सारे दिन नींद करने से उसका जो डेली वर्क होता है इसमें डिस्टर्ब होता है। तो आधुनिक साइंस में जो भी दवा है ये सप्रेस करती है, ये केमिकल में से बनी हुई दवा है और ये कंप्लीट क्योर नहीं करता है। लाइफ लॉन्ग दर्दी को दवा के साथ रहना पड़ता है। पर बेटर आप होम्योपैथिक दवा जो स्विच ऑन करो और धीरे धीरे आप एलोपैथिक दवा स्टॉप करके आप होम्योपैथिक दवा पर जाओ तो ये कंटिन्यूस एक कंप्लीट आपको होम्योपैथिक दवा क्योर कर सकता है। मित्रों, सबसे पहले होम्योपैथिक में सिकुटा विरोजा नाम की जो दवा है ये बहुत इंपॉर्टेंट दवा है। जैसे बच्चों में एपिलेप्सी फिट आती है और बच्चा जब भी फोकस करता है तब उसको एपिलेप्सी आता है, जब टेंशन में आ जाता है, कई बार उसको एग्ज़ाम आ जाती है, कई बार कोई उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी काम कर दिया तब उनको हो जाता है, कई बार उन्होंने ओवर वर्क कंप्यूटर में किया और एपिलेप्सी हो जाता है। तो इसमें सिकुटा विरोजा नाम की दवा 30 पोटेंसी में बच्चों में जो दिया जाता है लॉन्ग टर्म, तो इसमें ये दवा बहुत इफेक्टिव काम करती है और बच्चों में जो आई हुई है एपिलेप्सी और सीजर उसको कंट्रोल करती है। सेकंड थिंग है बुफोराना। तो आपने बुफोराना होम्योपैथिक 6 पोटेना नाम की जो होम्योपैथिक दवा है, इसमें आपको ये जो एपिलेप्सी आता है ये आपको ग्रांड मोल्ड सेकंड टाइप ऑफ एपिलेप्सी होता है। इसमें जो एपिलेप्सी होता है ये आपको शरीर जकड़ जाता है, शरीर डबल बैंड हो जाता है, ट्विस्टिंग करने लगता है, हाथ पैर की मांसपेशी खींचने लग जाता है, मुंह में से पानी आता है, कई बार दांत इतने पीस देते हैं तो अंदर की जो हमारी जीभ होती है इसमें भी इंजर्ड आ जाता है। तो इसके ये ऐसे टाइप ऑफ जो आपको सिम्टम लगे तो ये बुफोराना नाम की जो दवा होती है ये 30 पोटेंसी में आप लॉन्ग टर्म दवा लोगे तो इसका रिजल्ट अच्छा है। कई बार तो ये बुफोराना आपने देखा होगा कि जो लोग अंडर स्ट्रेस में काम करते हैं और डिप्रेट लोग होते हैं उसको लाइफस्टाइल रेगुलर नहीं होती है, उन लोगों में भी ये जो बुफोराना दवा है 30 पोटेंसी में वर्क वेल होती है। मित्रों, आगे की दवा है स्ट्रेमोनियम। जो स्ट्रेमोनियम दवा होती है ये पर्टिकुलरली हु आर द इंसल्टेड, किसने कर दिया हो और ऐसा इंसल्ट करने के बाद उसका मगज में सामने वाले व्यक्ति में उसको डिप्रेशन आ गया हो और लॉन्ग टर्म उसको नींद निकल गई हो, नींद नहीं आती हो, बेचैनी रहता है वो थॉट से और उसको लाइफ में कुछ अच्छा नहीं लगता है, ऐसे सिम्टम सप्रेस किया हो और बाद में दर्दी को एपिलेप्सी हो जाए, तो ऐसे पेशेंट में स्ट्रेमोनिया में ये दवा खूब बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। पर्टिकुलरली जो लेडीज़ होती है और लेडीज़ में डिप्रेशन, हाई डिप्रेशन के शिकार बहुत रहते हैं, उनको एपिलेप्सी का शिकार हो, उसका मेंस्ट्रुएशन
टाइम या बाद में भी एपिलेप्सी का अटैक हो जाए तो ये स्ट्रेमोनियम 30 पोटेंसी में जो दवा लेंगे तो उसको जो सप्रेस हुआ है मेंटल सिम्टम तो ये भी ठीक करेगा, इसकी एपिलेप्सी भी ठीक करेगा और पेशेंट नॉर्मल हो सकता है। मित्रों, आगे की जो दवा है बेलाडोना, ये बेलाडोना सीजर में काम करता है। सीजर में क्या होता है, इसका अटैक कम आता है। जैसे एपिलेप्सी का ज़्यादा अटैक आया, बार बार अटैक आया तो उसको एपिलेप्सी बोलते हैं। तो जो सीजर में अटैक आता है उसको फोकस सीजर एपिलेप्टिक बोलते हैं। एक ही अंग में झरक आ जाए और फेस लाल हो जाए, फेस पर लाल हो जाए, आंखें लाल हो जाए, शरीर एक ही अंग ध्रुजने लग जाए और उसका जो एपिसोड है 10 से 30 मिनट रहे। पर्टिकुलर जो बच्चे होते हैं, जो स्मॉलेस्ट बच्चे होते हैं और उसको एक फोकस टाइप ऑफ कन्वर्जन आता है तो इसको ये दवा बेलाडोना वर्क वेल। मित्रों, कई बार लोग रात भर लंबे जागते हैं और उसको ये लंबे टाइम जागने से या मोबाइल में लॉन्ग टर्म यूज़ करने से या ये लैपटॉप यूज़ करने से जो हाई रिजोल्यूशन जो उसका लाइट होता है ये हमारा आंखों से ब्रेन में जाता है तो नर्वस डिस्टर्बेंस होता है, स्लीप डिस्टर्बेंस होता है। तो इसमें जो काली फॉस होते हैं ये एंटीडोट करती है, हमारा जो नर्वाइन में डैमेज हुआ है वेयर एंड टेयर ये ठीक कर सकता है और ये हमारा रिपेयर करता है। तो इसमें ये जो दवा बेलाडोना दवा वर्क वेल करता है। मित्रों, काली फॉस नाम की जो दवा होती है ये भी हमारा नर्वस कंट्रोल करता है जैसे बेलाडोना करता है। तो बेलाडोना यानी काली फॉस दोनों सिम्टम ठीक है। तो बेलाडोना के साथ आप काली फॉस 6x पोटेंसी लोगे तो आपका जो लॉन्ग टर्म स्टारवेशन है या लॉन्ग टर्म्स आपको अवेयरनेस है, रात को जगे हुए हो या आपको इलेक्ट्रोड इम्बैलेंस हुआ है तो दोनों दवा ये ठीक से काम करता है। मित्रों, आगे की दवा है पल्सेटिला। जो लेडी सेंसिटिव होती है और उनको एपिलेप्सी आती है और उनको हेडेक का प्रॉब्लम रहो, इग्नेशिया भी दवा इसमें काम करता है जैसे पल्सेटिला काम करता है। इग्नेशिया भी लेडीज़ होता है, उसको लॉन्ग टर्म में किसने इंसल्ट किया हो या ये विचार सप्रेस हो गया हो तो ऐसे जो दर्दी होते हैं तो इग्नेशिया भी काम करता है और पल्सेटिला भी काम करता है। तो ये दोनों 30-30 पोटेंसी में दवा लेने का है। मित्रों, ये जो भी मैंने दवा बताया है आप एलोपैथिक के साथ होम्योपैथिक दवा ले सकते हैं। जो आपका सिम्टम ठीक रहे और अच्छा रहे तो धीरे धीरे एलोपैथिक दवा बंद करके कंप्लीट होम्योपैथिक के पास आप कंप्लीट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो भी सिम्टम नहीं जाता है तो कोई अच्छे होम्योपैथ के पास जाके आप आपका जो केस है आपके डॉक्टर के साथ आप परामर्श कीजिए और आपका केस स्टडी आपको ये जानेगा और उनको 1 से 2 साल आप ट्रीटमेंट लोगे तो आप शॉर्ट एपिलेप्सी के पेशेंट में से बाहर निकल सकते हैं। मित्रों, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए या फेसबुक में भी आप शेयर करो। जिन लोगों को जो एपिलेप्सी का इंफॉर्मेशन चाहिए दे गेट एंड एक आपको हेल्प बनी रहेगी। थैंक यू वेरी मच।